सर आज के ज़माने में स्ट्रगल मुश्किल है या पहले में मुश्किल था? पहले ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा। बिकॉज पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग क्लासेस जाना ज़रूरी है? कि जो सीखता है वो दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। तो सर फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है आपके? फ्यूचर प्लान, एक्टर पैदा हुए हैं, एक्टर ही मरेंगे। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका स्टार लाइफ स्टूडियो पे अनटोल्ड स्टोरी पॉडकास्ट बाय प्रभजोत सिंह। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस एक्टर हैं। हमारे साथ जो आज हैं उनका नाम है नवीन सैनी जी। तो आइए आप सबके साथ स्वागत करते हैं नवीन सैनी जी का। सर नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? बहुत बेहतरीन, जिस हाल में ऊपर वाला रखे वैसा ही हूँ मैं। सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। स्मार्ट जैसे ही पैदा हुआ तो नर्स ने बोला वाह कितना स्मार्ट पैदा हुआ। क्या बात है। तो सर जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसी आपकी जर्नी रही, रियल लाइफ कैसे रही, रियल लाइफ कैसे रही, ऐसे धीरे धीरे चलते जो जो आपका स्टोरी होगी वो ऑडियंस के साथ हम लोग शेयर करेंगे। बहुत लंबी जर्नी रही, और मुझे मुंबई में इसी साल नवंबर लास्ट मंथ मुझे 25 साल कंप्लीट हुए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो 25 साल की जर्नी बहुत लंबी रही। हालांकि 25 साल तो मुंबई के हैं, उसके पहले के 2-3 साल 4 साल दिल्ली के हैं जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की जी। तो शुरुआत ऐसे हुई कि मैं तो अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहा था, लेकिन मन में एक ख्याल आता था हमेशा कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे टीवी पे आना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग देखें। तो ये ख्याल दिमाग में था, वो कहते हैं जीन्स में होता है। मेरे फादर जो हैं वो एक ज़माने में रेडियो स्टेशन पर हवा महल प्रोग्राम किया करते थे। अच्छा। तो एक्टिंग का कीड़ा जिसे कहते हैं वो उनको भी वहीं से काटा हुआ था। अच्छा। तो मेरे अंदर था। तो कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा था फादर के साथ बॉल बेयरिंग का। तो मार्केट में आता है ना, दौर आता है जब काम नहीं होता है, बिल्कुल बाजार बहुत ठंडा होता है, तो बैठे हुए क्या करेगा इंसान। तो बैठा हुआ अपने भाई के साथ डिस्कस करता था कि भाई तू देखना, ये मैगजीन में जो फोटो दिख रही है ना, बस एक दिन तेरा भाई भी ऐसे ही आएगा। तो बस ऐसी डिस्कशन चल रहा था। तो पीछे पिताजी खड़े थे। अच्छा। तो उन्होंने एक लंबी सी गाली दी और उन्होंने कहा कुछ करके दिखाओ, यहाँ बैठे बैठे बकरबाजी मत करो। हाँ। तो मैंने बोला आप मुझे छोड़ दो यहाँ से, तो मैं करके दिखाता हूँ। बोले आज के बाद तू यहाँ से आउट है। अच्छा। मुझे शक्ल तब दिखाना जब कुछ बन जाए। ठीक है। कहता आपने परमिशन दे दी? मैंने कहा दे दी। बोले 1 साल का टाइम तुझे दिया, तुझे जो करना है तू कर, और उसके बाद आना, तू शॉप पे आना ही मत। तो हम भी जुनून में उठ गए और निकल लिए घर से। अब सवाल ये था कि जाना कहाँ है। जी। तो कुछ दोस्त थे, कुछ कॉलेज की फ्रेंड थी, उसके कुछ कज़न थे जो फोटोग्राफर थे। उन्होंने बोला वो कुछ थिएटर वगैरह करते हैं तो तुम उनसे गाइडेंस ले लो। तो हम वहाँ पहुँच गए, उनसे अपॉइंटमेंट लिया दिल्ली में। अच्छा। उनसे पूछा कि भाई कैसे शुरुआत करनी है, आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले थिएटर करो, सीखो तुम कर सकते हो कि नहीं, उसके बाद शुरू करना। तो मैंने बोला थिएटर कैसे करना है? तो उन्होंने कहा कि मंडी हाउस एक जगह है दिल्ली में जहाँ पर सब एक्टर्स शाम को मिलते हैं। वहाँ बहुत से, वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहीं है, श्री राम सेंटर वहीं है, NSG। तो वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पता करो कि थिएटर कहाँ कैसे कर सकते हो। जी। तो उन्होंने एक नाम हमें दिया था, एक एक्टर हैं दिल्ली के जुबैर सनम। तो उन्होंने कहा कि ये एक दोस्त है हमारे जुबैर सनम, ये वहीं मिल जाएंगे आपको। उस ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं था। अच्छा। तो पेजर का ज़माना भी शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। तो लैंडलाइन का टाइम होता था। तब उन्होंने कहा कि जुबैर सनम से तुम मिल लो। उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे? बोले वहाँ उनका थिएटर ग्रुप चलता है तो आप वहाँ चले जाना। तो उन्होंने बोला एक प्ले वो कर रहे हैं, गालिब की वापसी। अच्छा। ऐवान गालिब एक थिएटर ऑडिटोरियम है वहाँ पर। आप विश्वास कीजिएगा, मैंने बोला ठीक है ऐवान गालिब में थिएटर देखना है। मैं जाकर के पहला शो देखा। जब पहली बार मैंने थिएटर देखा और वहाँ प्ले देखा तो मैं mesmerize हो गया। मैं कहा यार ये कमाल है, मतलब 2 घंटे एक्टर्स स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इतने डायलॉग्स याद हैं, इतना एक्ट चल रहा है। तो मैं ना, एक होता ना लाइक बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं यार। पर तीसरे दिन वो शक्लें पहचान ली थी मैंने वहीं पे एक लड़का था उधर। मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो एक्टर्स हैं ये मुझे इनमें से एक आदमी से मिलना, वो कहाँ मिलेंगे? बोले ये मंडी हाउस में शाम को आते हैं, वहाँ पे इनका गेट टुगेदर होता है, वहाँ मिल जाएंगे। मैं वहाँ चला गया नेक्स्ट डे कि यहाँ पे मिलेंगे। फोर्थ डे नेक्स्ट डे वहाँ चला गया।
वहाँ जाकर देखा तो वो शब्द साहब तो नहीं मिले जुबेर भाई, तो वहाँ फुटपाथ पे चाय पी रहा था एक एक्टर उनमें से, जिसने बड़ा ही छोटा सा किरदार किया था उसमें न्यूज़पेपर वाले का। कहते हैं ना, जितना बड़ा कैरेक्टर से हीरो को आप अप्रोच करने पे घबराते हैं, तो छोटा सा कैरेक्टर करो तो आप मिल लेते हैं। साइकोलॉजिकली उस छोटा सा कैरेक्टर करने वाले लड़के को मैंने पहचान लिया। मैंने कहा ये तो रोल कर रहा था। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब मैंने आपका कल एक प्ले देखा था। बोले हाँ हाँ मैंने किया था, मुझे जुबेर भाई से मिलना है। जुबेर भाई तो आज आए नहीं है, तो क्यों मिलना है? मैंने कहा मुझे थिएटर करना है। बोले तुम करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगा। मैंने कहा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बोले मैं मदद करता हूँ। तो कह रहा मैं एक प्ले कर रहा था, मुझे वो करना नहीं है, तो उनको एक रिप्लेसमेंट चाहिए था। किस्मत की बात है, उसने कहा आप वो कर लो, मैं मिलवा देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप से मिलवा दिया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने पहले एक प्ले, दो प्ले, दो तीन। क्या नाम था उस प्ले का? वो था अपना मौत के साए में। मौत के साए में। मौत के साए में। तो मैंने उसमें एक पहले सिपाही का रोल शुरुआत में उन्होंने मुझे दिया, और 2.5 महीने की रिहर्सल करते करते वो रोल शिफ्ट होते होते, बिकॉज वोकेबलरी अच्छी थी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा था, आवाज़ में दम था और अच्छे से कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये लड़का अच्छा कर रहा है तो इसको अच्छा रोल देना चाहिए। तो पहले एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो पता लगा सेकंड लीड रोल मैं उस शो का कर रहा था। जब मैं प्ले करने गया, मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, मेरे फादर मदर सब आए, और मैंने वो प्ले पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया। तो वो मेरे लिए एक जजमेंट थी कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ मैंने कर लिया तो शायद मैं इसके आगे अपने आप को जज कर पाऊंगा कि मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो पूरी फैमिली आई, उन्होंने देखा, दे अप्रिशिएटेड मी, उन्होंने बोला ठीक है कोशिश करते रहो। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मैंने दिल्ली में फिर थिएटर भी किया, फिर मैंने साथ साथ ऑडिशंस भी देने शुरू किए, ऐड के, एडवर्टाइजिंग के, अपना सीरियल्स वगैरह के। तो करते करते 2-3 साल बीते। तो इन 1999 मैं 2 सीरियल एज ए लीड कर रहा था। अच्छा। अल्फा टीवी पंजाबी पे एक सीरियल आता था प्रीत, और एक सीरियल आता था उड़ीक, अच्छा, ईटीसी पंजाबी पे। इन दोनों में मैं एज ए मेन लीड कास्ट हो गया, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ टेलीविज़न पर। तो मुझे लगा कि ये वक्त सही है। इस सफ़र के दौरान, इन सीरियल से पहले मैंने एक सीरियल किया था, हमारे सीएम हैं अपना पंजाब के भगवंत मान जी, उनका एक सीरियल आता था जुगनू कहंदा है। जुगनू कहंदा है, हाँ जी। तो उसमें उन्होंने एक टीम चुनी थी, जो दिल्ली के 2-3 एक्टर्स को उन्होंने चूज़ किया था। तो बहुत लंबा 150-200 लोगों का ऑडिशन क्लियर करने के बाद मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे भी वहाँ मौका मिला। सर वो शो मैंने देखा है। तो मैंने उसमें एक कैरेक्टर, मतलब अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करता था। तो उसमें अलका अमीन करके एक लेडी थी, अलका मीना जी होती थी। अलका अमीन मेरे साथ उड़ीक में थी, वो मेरी मदर बनती थी। अच्छा। अलका अमीन जो शाहरुख खान की वाइफ बनी थी दिल दरिया। तो वहाँ से वो मैं शो जुगनू कहंदा है करता था भगवान जी के साथ। तो वहाँ पे एक हमारे जो क्रिएटिव थी, ईपी थी, मीतू कुमार, वो बालाजी में शिफ्ट हो गई थी। उन्होंने कहानी घर घर की क्रिएटिव, एज ए क्रिएटिव उन्होंने शुरू किया। उनका मुझे कॉल आया कि तू वहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा यहाँ 2 शो चल रहे हैं। कह रहे पंजाबी सीरियल क्या करेगा, हिंदी में तेरे में पोटेंशियल है, तू अच्छा एक्टर है, यू मस्ट कम, तुझे आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो मैं आता हूँ। तो वहाँ से फिर मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि चलो यहाँ काम कर रहा हूँ, महीने में 10-15 दिन यहाँ शूटिंग होती है, तो जो पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे अपने फादर से पैसा नहीं लेना है, मैं खुद अपनी जर्नी अपनी शुरुआत करूँगा और देखते हैं कहाँ तक जाएगी जी। तो मैंने परमिशन ली। मैंने कहा मुझे मुंबई जाने का मौका मिल रहा है, मतलब वहाँ कहा जा रहा है कि तुम वहाँ ऑडिशन दो और देखो कुछ होता है तो बोले ठीक है जाओ, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। मैं 99, मुझे याद है 17 नवंबर मैंने पहली बार मुंबई में कदम रखा था। अच्छा। और यहाँ आने के बाद बालाजी में मैंने अगले हफ्ते 10 दिन में जो भी ऑडिशन देने थे, तो वहाँ पे भी 150-200 लोगों के ऑडिशंस की पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो 3 राउंड क्लियर करने के बाद, जैसे फर्स्ट राउंड टॉप 10, फिर टॉप 3, फिर टॉप 3 के बाद फिर जो सिलेक्शन हुआ, तो उसमें मुझे जो पहला रोल मौका मिला वो बालाजी टेलीफिल्म्स में मिला। एक सीरियल आता था कविता, ओके, टीडी पे। स्मृति ईरानी, स्मृति मल्होत्रा जो हमारी मंत्री भी हैं, वो उसकी हीरोइन थी। तो उनके ऑपोजिट राम कपूर थे। अच्छा। तो राम कपूर को रिप्लेस करके मुझे वो मौका दिया गया। ओके। तो राम कपूर उस टाइम पे बालाजी का एक शो और कर रहे थे,
घर एक मंदिर। ओके। तो वो जो शो मैंने वो एक दिन शूट किया और मुझे रिप्लेस कर दिया एक ही दिन शूट करने के बाद। आपको भी रिप्लेस कर दिया? सुनिए ना, हाँ। शूट किया, पहले दिन शूट किया, पूरा दिन शूट किया, नेक्स्ट डे मुझे कॉल टाइम नहीं आया। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हुआ? बोले तुमको रिप्लेस कर दिया इधर से। अच्छा। तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? हाँ, मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ, परफॉर्म अच्छा नहीं किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक एक्टर के लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल नया होता है, नया हाँ। मुंबई में आया, सपने लेकर आया और ऐसा। तो फिर मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को भी, मैंने कहा भाई क्या? बोले कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत ले। एकता को पेयरिंग में डिफरेंस लग रहा है, थोड़ा उम्र का लग रहा है कि थोड़ा छोटा लग रहा है, तो बहुत आई वाज टू यंग, तो बोला थोड़ा छोटा लग रहा है, पेयर ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए उसने तेरे को रिप्लेस करके तो तुझे अब सोनी के शो में डाल रहे हैं। अच्छा। सोनी का शो घर एक मंदिर, टॉप शो था उस टाइम पे। और मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार जो होता है ईश्वर अच्छा करता है कि देखो डीडी मेट्रो से सीधा सोनी पे आ रहे हैं। और वो हिट शो था उस टाइम पे। तो मुझे बुलाया बालाजी हाउस और बोले कि ये आपका ऑडिशन तो सब सेट है, आप कल से ये शो कर रहे हैं और इसमें आप मेन लीड कर रहे हैं, राम कपूर का रिप्लेसमेंट। अब कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमने उनसे कहा, पेमेंट की बात होने लगी, तो उन्होंने एक पेमेंट हमको ऑफर दिया। मैंने बोला पेमेंट तो ठीक है, 500 रुपये ज़्यादा नहीं मिल सकते? जैसे उन्होंने कहा कि सपोज आपको हम 1500 रुपये एपिसोड देंगे, तो हमने कहा कि अगर 2000 मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, बड़े शालीनता के साथ। मैंने 2000 मिलेगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम बोल के आ गए। भाई साहब कॉल ही नहीं आया। कॉल ही नहीं आया। अच्छा। पूरी रात बीत गई, हम पूरी रात सो नहीं पाया। क्या क्यों कॉल टाइम क्यों नहीं आया? तो क्या शूट करना है? नेक्स्ट डे फिर मैंने फोन लगाया, मैंने पूछा क्या हुआ। तो वहां से मेरी जो फ्रेंड थी उसने मुझे गालियां देनी शुरू की। कौन तुझे बोला था ये बालाजी हाउस से, तूने पैसे कैसे मांगे? मैंने कहा पैसे कैसे मांगे मतलब? मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, मिलेगा तो ठीक है, ना तो नहीं, कोई बात नहीं। बोले नहीं, हम स्टार बनाते हैं, तूने मांगे कैसे? तू नया नया आया, तुझे कौन जानता है? अच्छा, मुझे में ये था कि यार मैं ऑलरेडी वहाँ दिल्ली में अपना 2 लीड में शोज कर ही रहा था, तो ऐसा तो बुरा एक्टर नहीं होऊंगा, तो ठीक है मांग लिए, क्यों दिक्कत है इसमें? भाई साहब नहीं बुलाया, कट। यू वॉन्ट बिलीव, मैं 15 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। उसके बाद आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड। तो अब ये डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, तो हमने भी सोचा कि भाई हो गया, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, देखते हैं। तो हम निकल गए फिर दोबारा। तो कुछ दिन फिर स्ट्रगल शुरू किया। तो मुझे एक सीरियल मिला, घराना। अच्छा। तो मेरा पहला शो था बॉम्बे में, घराना, ZTV पे आता था, दिनेश बंसल जी का। वो कर रहा था, अचानक से विद इन अ मंथ और एंड हाफ इस वाकया के मुझे बालाजी से फिर कॉल आता, वापस कॉल आ गया। अच्छा। तो क्या कर रहा है? मेरी फ्रेंड मीतू, क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, अपना फिलहाल तो एक ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह 11 बजे सो एंड सो लोकेशन अंधेरी ईस्ट में पहुंच जाना। मैंने कहा है क्या? पूछेगा क्या? वो थोड़ा ऐसी बात करती है मुझसे, पूछेगा? मैंने कहा नहीं पूछ नहीं रहा, पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच गया और मैं गया तो सामने देख करके मैं थोड़ा सा, वो था शालिनी कपूर। अच्छा। आप जानते होंगे। तो शालिनी कपूर उस जमाने में मिथुन चड्ढा के साथ उनकी काफ़ी फिल्में रिलीज हुई थी, तो हाँ, एक बड़ी हीरोइन थी, वो वहाँ बैठी हुई थी। मैं गया, हेलो बोला साइड में, बोले इसका नाप लो। नाप लिया। आपकी फ्रेंड ने बोला? हाँ, बोले नाप लो, ले लिया। उन्होंने कहा हो क्या रहा है, चुपचाप खड़ा रहा है। तो मेजरमेंट्स हो गए। बोले कल से तेरा शूट है। अच्छा। मैंने क्या है, किस चीज़ का, कुछ बताओगे? ज़्यादा सवाल नहीं चाहिए, स्टार प्लस का शो है, सेकंड लीड रोल है, करना है कि नहीं करना है? मैंने कहा 100% करना है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो देन हाउ इट स्टार्टेड। तो इस बार, और बोली पेमेंट, मैंने कहा पूछ ही नहीं रहा। बोले पेमेंट मैं पूछ ही नहीं रहा, पिछली बार पूछे गलती की थी तो रोल ही कट गया। करेक्ट। तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। और कहीं किसी रोज़ मेरा पहला शो बना, आई वॉज इन सेकेंड लीड देयर, और
1-1.5 साल वो चलता रहा, उसके बाद मैंने पीछे पलट के देखा नहीं। अच्छा, जिंदगी फिर बालाजी के और भी शोज किया आपने? बालाजी के मैंने साथ कोई मैंने- है भी किया आपने? नहीं मैंने बहुत किए। मैंने उसके बाद कसौटी किया। कसौटी में करना नहीं चाहता था, क्योंकि कसौटी में कर रहा था तो मुझे पहले ये बोल के कास्ट किया गया कि 3 भाइयों की कहानी है, तो जैसे कहानी घर घर की 5 भाइयों की कहानी थी, ऐसे ही 4 भाइयों की कहानी थी, ऐसे ये 3 भाइयों की कहानी है, तो तुम सबसे छोटे भाई हो, तो मुझे लगा वन ऑफ द लीड होगा, 3 भाइयों की कहानी है। तो मैंने हाँ बोल दिया। कहीं किसी रोज चल ही रहा था, तो मुझे लगा कि भाई एक से दूसरा शो इनका है तो अच्छा ही रोल होगा। जब मैं सेट पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि भाई ये तो तीसरा भाई तो चाचा है हीरो का, अच्छा और इसके आगे 18, 20 साल के लड़के हैं। अच्छा मैं खुद उस टाइम पर 24 साल का था, अच्छा 26 साल का। तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकता। तो मैं तो सेट छोड़ के निकल गया वहां से। तो मेरे पास कॉल आया, बोले अगर तू निकला तो तुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा बालाजी से, मुंबई में काम करने लायक नहीं रहेगा। डर गया मैं पूरी तरह से। मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा भाई। हाँ। तो पहले ही डरा हुआ था, फिर डर गया कि करियर कहीं पहले से शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। तो मुझे ये एग्जाम्पल दिया गया कि तुम क्यों डर रहे हो एक बाप का रोल करने में। अनुपम खेर जी से सीखो, उन्होंने सारांश की, ही वॉज 26, इतना बड़ा रोल किया, 80 साल के बुड्ढे का रोल किया। तुम थिएटर के एक्टर हो, तुम एक तरफ तुम्हारा वहां चल ही रहा है, कहीं किसी रोज लीड में चल रहा है, यहाँ पे तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा वेरिएशन दिखेगा एज एन एक्टर। करेक्ट। हाँ, बहुत मुझे लपेट करके पहनाया गया, मक्खन लगाया गया, मतलब और हाँ। हम भी मक्खन के साथ बह गए। लेकिन कहते हैं जो भाग्य में होता है वो मिलता डेस्टिनी है, में जो होता है वो और मिलता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और रोल रोल पे लिखा है करने वाले का नाम। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग कसौटी ऑल्सो। और कहीं किसी रोज़ मेरा 1.5 साल में मेरा कैरेक्टर ख़त्म हुआ, और कसौटी 5.5 साल किया मैंने। बट कसौटी से मुझे मेरा मुंबई में इस्टेब्लिश रहा रुकने का एक ज़रिया मिल गया, पैसा मैंने कमाया, यहाँ पे सेट हो गया। लेकिन एज एन एक्टर जो भूख थी, जो मेरी डिज़ायर थी, वो मैं कर नहीं पा रहा था। तो फिर मैं क्या करता था, मैंने वीनस के साथ एल्बम्स करने शुरू किए। अच्छा, मैंने मोर देन 70 to 80 सॉन्ग्स उनके साथ किए, उनकी nice. डिफरेंट उस टाइम पे सीडीज़ बनाते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो गानों को, पुराने गानों की सीडीज़ बनती थी, तो वो करता था मैं उनके साथ। तो मेरे अंदर का जो हीरोइज्म था ना, वो वहाँ मैं पूरा कर लेता था। तो ये हाउ इट स्टार्टेड। और फिर एक मैं फिल्म करने गया, तो फिल्म करके जब मैं वापस आया, 15 दिन का एक ब्रेक मुझे मिला। फ्रस्ट्रेटेड तो मैं था ही कि ये रोल मज़ेदार है नहीं, इसमें कुछ करने को नहीं है। तो आने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अच्छा काम करना है। हाँ, अब मुझे ये नहीं सब नहीं करना है। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस। तो मैंने कसौटी छोड़ दिया। अच्छा, एंड आई लेफ्ट, और बालाजी से फिर मैं निकल गया। फिर बाहर जाके 1-1.25 साल तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया। मिला ही नहीं काम उसके बाद? हाँ, लेकिन मैं बहुत एंटरप्रेन्योर टाइप का आदमी हूँ, बेसिकली बिजनेस फैमिली से रहा हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे एक शिक्षा दी थी जी। कि मुंबई में टिकना है और इस जीवन में इस लाइन के साथ अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक साइड बिजनेस ज़रूर करना होगा। तो मैंने कार रेंटल का बिजनेस शुरू किया। अच्छा, कसौटी करते करते जो पैसा मैंने कमाया था, उसी के साथ मैंने एक गाड़ी खरीदी, और एक गाड़ी से 6 गाड़ियाँ तक मेरे पास हो गई एक ज़माने में। तो वो जो गाड़ियों का बिजनेस था मेरा, कार रेंटल का, वो मुझे सर्वाइवल दे रहा था यहाँ पर। अच्छा। 1-1.25 साल कुछ काम नहीं किया, अपने ऊपर काम किया, अपने आप वेट लूज किया, क्योंकि फादर का रोल करते करते आपको वजन बढ़ाना, तो हम थोड़ा मैं हाँ उस तरीके से। तो मैंने अपने आप वेट कम किया, अपने ऊपर काम किया, एपिसोडिक स्टोरीज में करता रहता था, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया टाइप की। अच्छा। तो उसमें क्या था, उसमें लीड करता था, तो थोड़ा बहुत सर्वाइवल तो वो भी हो जाता था कि हाँ, वो भी चल रहा था, बट अच्छा करना था। तब मेरी जिंदगी में आया विदाई, सपना बाबुल का विदाई, और रागिनी वाला। हाँ, सारा खान और पारुल वाला, राजन शाही, डीकेपी प्रोडक्शंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उसने मेरी ज़िंदगी का अध्याय बदल दिया, और सुपर हिट शो रहा बहुत। उससे नाम, पैसा, सब कुछ मिला, और उसी दौरान शादी भी कर ली, घर भी हो गया, सब कुछ वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अरे वेरी नाइस सर, बहुत इंस्पायरिंग, मतलब बहुत रोलर कोस्टर रही आपकी लाइफ। लेकिन उस रोलर कोस्टर में आपने हमेशा मजे के साथ सबको एक्सेप्ट किया है। हाँ, ये हमारे फादर ने हमें लाइफ में ये सिखाया कि भैया ज़िंदगी में डरना नहीं किसी काम से, और आगे बढ़ते रहो। तो जब भी कोई वक्त लो आया है, तो मुझे लगता है कि उनकी शिक्षाओं का असर ये रहा है कि उस लो फेज़ के अंदर थोड़ा और अपने आप में हिम्मत जुटा के मैंने अपने आप को पुश किया। पुश किया। हाँ,
तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर काम ख़त्म हुआ अपना विदाई, तो 1.5 साल काम ना होना एक कैसे चलता है। लेकिन चूंकि एक सेंस दी थी तो बिजनेस, तो कार रेंटल करते रहे, तो कार रेंटल विदाई के साथ चलता रहा। तो एक ज़माने के बाद मैंने कार रेंटल बंद किया, मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली। अच्छा, एक मैं प्रोड्यूसर भी बन गए? प्रोड्यूसर भी बन गया मैं। अरे नाइस। तो एक छोटी सी मैंने 2010 मी एंड माई पार्टनर आशीष, वो मेरे साथ, हम लोग 30 साल से साथ में हैं आज ऑलमोस्ट। तो हमने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, यूट्यूब का बिज़नेस शुरू किया। तो यूट्यूब पे पहले एक चैनल था, फिर एक धीरे धीरे करके हमने यूट्यूब के 25-30 चैनल हो गए। फिर नेटवर्क इतना बड़ा किया कि हम कंटेंट मैनेजर पार्टनर थे, तो हमारे 100 से ज़्यादा चैनल यूट्यूब पे थे। तो वो किया, फिर म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन में घुस गए, अच्छा, OTT डिस्ट्रीब्यूशन में घुस गए, अच्छा। और अलग अलग एवेन्यूज़ बिजनेस लाइन में मैंने एक्सप्लोर किए, ई-कॉमर्स, बहुत कुछ मैंने धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाई करता रहा। लेकिन तब तक आपने गाड़ियों वाला बिजनेस बंद कर दिया? गाड़ी वाला बिजनेस मैंने इसलिए बंद किया, काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एज एन एक्टर अपने आप को सर्वाइव कराने आया हूँ। मैं गाड़ियाँ चलवाने नहीं आया था। माय पॉइंट इज कि मुझे एक साइड इनकम चाहिए जिससे कि मेरा घर चलता रहे, मेरा किचन सिक्योर रहे, काम नहीं भी मिल रहा, शूट नहीं भी हो शूट, रहा, तो मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, अर्निंग चलती रहना चाहिए। दैट वाज द मोटिव। तो जब मेरा प्रोडक्शन कंपनी शुरू हो गया और उसमें मेरा इनकम शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि ज़्यादा लोड अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होता है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते। तो एज एन एक्टर आपको लाइन्स याद करनी है, सेट पर हो वहाँ पे। हालांकि मैंने बहुत झेला है, मेरा बहुत मजाक भी उड़ाते थे कि जहाँ पे मैं सीन चल रहा और मैं 8:80 कर रहा हूँ, हाँ 8 किलोमीटर 80 वो रेट दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा वैसा रहता है। तो गाड़ियों का बिजनेस मतलब आप गाड़ियाँ रेंट, जैसे आजकल ओला उबर है वैसे आप चलाते? मैं गाड़ियाँ रेंट पे देता था, शूटिंग्स पे देता था। अच्छा। ट्रैवल एजेंट की तरह, मतलब वो चल रहा था क्योंकि वो फोन पे बिजनेस होता था, तो ड्राइवर को गाड़ी ले जानी है तो मैं वो मैनेज कर लेता था अकेला। सर, आज के ज़माने में स्ट्रगल मुश्किल है या पहले में मुश्किल था? पहले ज़्यादा मुश्किल था, अच्छा। बिकॉज पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। पहले जैसे हमारे टाइम पे, हमसे भी पहले का और देखोगे तो बिल्कुल ही मुश्किल था, क्योंकि डीडी नेशनल एक ही होता था, एक ही चैनल होता था। उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी थी, वो फिल्म करते थे या डीडी करते थे। उसके बाद जी, सोनी, स्टार जितना बड़ा, तो हमारे टाइम तक 3-3 चैनल आ गए, सहारा फिर आ गया। तो जितने ज़्यादा चैनल्स आएंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लेकिन उतनी ही संख्या में लोग भी आएंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों के अंदर डिज़ायर और बढ़ेगी। पहले अगर मुंबई में 1000 एक्टर आता था, तो आज की तारीख में 10,000 आते हैं। 10,000 हर एक को, हर घर घर बैठे हर इंसान को एक्टर बनना है। आज इन्फ्लुएंसर बने हुए लोग, अपना हाँ। जो नहीं आ पाते बेचारे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना करके अपना पूरा टैलेंट दिखा देते हैं और पूरी दुनिया में नाम चमका रहे हैं। तो वो छा भी रहे हैं, वो छा भी रहे हैं। तो दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है। तो सर मेरा आप ये बताइए मुझे कि शादी होने के बाद, जब आपने बोला कि मेरी शादी भी जल्दी हो गई, तो शादी होने जल्दी के बाद, नहीं हुई, लेट हुई लेट हुई, तो शादी होने के बाद वाइफ का सपोर्ट रहा आपको एक्टिंग में? भाई वाइफ का सपोर्ट, मेरी 6.5 साल की कोर्टशिप रही। अच्छा। मेरी वाइफ के साथ 6.5 ईयर का रिलेशनशिप रहा। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने शादी की। अच्छा। तो मेरे स्ट्रगल के दौरान वो मेरे साथ थी, तो मेरे हाई लो सब उन्होंने देखे। तो कहते हैं जो पार्टनर आपके लो में भी आपके साथ है वो कभी तो भी उसको तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये तो वही होगा जो आपको आपके बुरे में झेल सकता है, वो अच्छे में तो झेल ही लेगा। तो डेफिनेटली वो मेरे साथ रही। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बॉस नहीं बनेगी, तो अगर मूव ऑन करना है तो लेट्स मूव ऑन। तो ये भी एक किस्सा है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ। प्लीज बताइए। हाँ जी। तो कहते हैं कि जो रिश्ते हैं ना, वो ऊपर वाला बनाता है और डेस्टिनी बनाता है। तो मेरी स्टोरी में बड़ा कमाल का है, 2.5-3 साल का हमारा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट हो गया था, और एक वक्त आया कि उनको लगा कि नहीं, हमारा शायद आगे फ्यूचर नहीं होगा साथ में, कि फैमिली का दबाव या वट जो भी हो सकता है, तो वी शुड सेपरेट। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो रहे थे तो खूब रो रहे थे, वो भी रो रही है, मैं भी रो रहा हूँ। हमने चलो एक काम करते हैं, वो रोना बना बंद करते हैं। तो अब जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर के हम अलग होते हैं। तो एक मंदिर है हमारे यहीं पे मोतीलाल नगर में, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भगवान के सामने माथा टेक करके एक दूसरे को बाय बाय बोल के निकल जाएंगे, देन विल नॉट सी ईच अदर। हम गए मंदिर में जाके माता रानी की तस्वीर के सामने जैसे ही हम जा करके हमने हाथ जोड़े और अपना अपना जो भी मन में होगा, एक फ़ोन आता है मेरे पास। अच्छा। मैंने फ़ोन उठाया और मेरी एक दीदी हैं, तो उन्होंने कहा कि सुन कल ना क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, फिलहाल तो फ्री हूँ। बोले कल एक ना ऐड शूट करना है,
जिसमें मैं चाह रही हूँ कि तुम और प्रियंका दोनों साथ में हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करो। अच्छा, ये हम मंदिर में मंदिर खड़े में बैठे हैं हुए हैं आप। और वहाँ पे ये कॉल आ रहा है। तो मेरा ऐसे हुआ, मैंने कहा अच्छा, अब सवाल ये था कि हम अलग हो रहे हैं, अब ये मेरे साथ काम करना भी पसंद करेगी कि नहीं करेगी, तो ये हाँ। पूछना पड़ेगा। मैंने कहा दीदी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ आस्क हर, वो भी एक्टर। तो मैंने कहा पूछ लो। मैंने उनको फ़ोन दिया, मैंने कहा दीदी बात करना चाहती हैं। तो उन्होंने बात की, तो जैसे उन्होंने सेम लाइन उसको बोली, तो उसका रिएक्शन ऐसे था मेरी तरफ कि ये क्या, मतलब ये इंडिकेशन है क्या कि हम सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि आप, ये हम खत्म फैसला कर करना रहे चाहते हैं हैं हम लोग, और हाँ। आप मुझे एक इंडिकेशन दे रहे हो कि नहीं अलग नहीं होना है, हाँ। हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करना है। तो वो फ़ोन जब कट हुआ तो मेरी वाइफ ने वहीं खड़े होकर मुझसे कहा कि देखो ये मैं इसको इंडिकेशन मानूं या जो मर्जी मानूं, हम लोग यहाँ अलग हो रहे थे, यहाँ पे ये इंडिकेशन मिला है, तो आज के बाद हम इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि हमें साथ में होना है कि नहीं होना है। शादी होगी नहीं होगी वो भगवान पे छोड़ते हैं, हम अब अलग नहीं होंगे। हमारी दोस्ती जैसे चल रही है ये ऐसी चलेगी, अगर माता रानी को मंजूर होगा तो हमारी शादी हो जाएगी, वो जब होनी होगी तब हो जाएगी। मतलब एक अपने आप में ये स्टोरी है। तो दैट्स हाउ हमने वहाँ से डिसाइड किया, और उसके बाद भी 2-3 साल हमारा रिलेशनशिप चलता रहा। और इनके फैमिली वाले तो कभी भी एक्टर के साथ शादी कराना नहीं चाहते थे, दे वर लुकिंग फॉर सम, किसी प्रोफेशनल को देख रहे थे। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी। डेस्टिनी है, नेचर है, वट मैंने फैमिली मुझे जानती थी पर्सनली, तो ऐसे ही मेरी जो सासू माँ है उनसे, वो लंदन गई थी अपने इनकी सिस्टर के यहाँ, तो वहाँ बैठे बैठे सोच रही थी, उनके दिमाग में पता नहीं क्या, हमको लगता है कि नवीन बाबू जो हैं हमारी बेटी के लिए बहुत बढ़िया लड़के होंगे, ऐसा ही उन्होंने सोचा। तो अंधे को क्या चाहिए तो आंखें, तो बस वहीं बैठे बैठे ये लोग भी वहीं थे, तो सिस्टर से बात हुई, उन्होंने डिस्कशन किया, ओके, और देन शादी हो गई। शादी हो गई। तो सपोर्ट रहा है आपकी वाइफ का? बहुत सपोर्ट रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है। कहते हैं किस्मत बदलती है। हमने 3 साल शादी और डिले की थी, 2-2.5 साल, कि हम घर अपना लेंगे तो शादी करेंगे, हो नहीं पा रहा था, लाइन ही ऐसी है थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही मैंने शादी की, कहते हैं लड़की की किस्मत जब साथ में आती है तो भाग्य उदय होता है। तो जैसे ही मेरी शादी हुई, मैंने 6 महीने के अंदर घर खरीद लिया। अरे वेरी नाइस। शादी के 6 महीने के अंदर। तो इट्स लाइक दैट। नाइस, वेरी नाइस सर। मतलब तो सर अभी ये तो हो गई, आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करती है, अभी आपके बच्चे भी हैं, मेरी एक बेटी है। बेटी है, तो क्या उनको अपने पापा पे प्राउड फील होता है कि मेरे पापा एक अच्छे एक्टर हैं? अरे बच्ची मेरी बहुत छोटी है अभी। अच्छा। मेरी बेटी अभी सिर्फ 11 साल की है, ओके। और वो भी बड़े भाग्य से और बड़ी मशक्क़त के बाद हुई है, क्योंकि 5-5.5 साल का ट्रीटमेंट के बाद, बिकॉज हमें नहीं हो रहा था, तो देन IVF के लिए हम लोग गए, और उसके बाद वो बेटी भाग्य से ही हुई है हमारी। और अभी बहुत छोटी है, बट डेफिनेटली कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए प्राउड फील करता ही है, तो फील करती ही होगी। वो तो बता भी कितना प्राउड फील करती है वो, तो वो खुद आप कभी मिलेगी तो बताएगी। तो सर फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है आपके? फ्यूचर प्लान, एक्टर पैदा हुए हैं, एक्टर ही मरेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरी प्रोडक्शन कंपनी भी है, तो उसके लिए मेरे सपने हैं बहुत कि भाई उस काम को हमें और आगे बढ़ाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, अभी हमारा कुछ प्लान है आगे, और वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, और बहुत जल्द कुछ चीज़ें और होने वाली हैं। तो जैसी हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो वो भी पता चलेगा। तो डिजिटल स्पेस में ही काफ़ी चीज़ें आगे करने का विचार है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, म्यूज़िक को और बढ़ाने का विचार है। OTT प्लेटफॉर्म्स के स्पेस में काम करने का विचार है। तो जितना बड़ा कर पाएंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ज़रूर, आप ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो अपना लाइफ को रोलर कोस्टर से सीधी लाइन पे लेके आए हो, डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कुछ करेंगे। सर क्या, जैसे आपने बहुत एक्टिंग की है, एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग क्लासेस जाना ज़रूरी है? देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, और पहले भी बहुत बार अलग अलग जगहों पर बोली है, कि जो सीखता है वो दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। एक एक्टर अपने आप को बेचने आया है, सेल करने आया है जी। कि मैं एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ मुझे खरीद लीजिए, रोल और फिर दीजिए हम मुझे। अपना अपने 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 हुनर को हम दिखाएं। तो कुछ भी काम करने के लिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है, MBBS होंगे आप, आगे MD जो भी करेंगे आप। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा कि एक्टिंग क्या है।
एक्टिंग 9 रस है, सब रसों का ज्ञान जितना गहरा आप ले पाएंगे। जी। एक्टिंग तो हर इंसान कर रहा है आज की तारीख में। सबसे बड़ा एक्टर तो सेल्समैन है, जो घटिया माल को भी बहुत सफाई के साथ अच्छा कह के अच्छा करके बेच देता है। तो एक्टर तो सब हैं, लेकिन निराकार को आकार में बदल देने वाला एक एक्टर होता है। तो जो 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 थॉट प्रोसेस है उसको एनैक्ट करके सामने लाने वाला वो एक्टर है। तो जो आपके अंदर गम चल रहा है, आप दुखी हैं, घर से बहुत लड़कर आए हैं, लेकिन आपको यहाँ कॉमेडी करनी है और फिर भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक्टर है जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को प्रदर्शित करता है, ढाल वो देता एक्टर है। हाँ, तो वो एक्टर है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जो सीखेंगे वो दिखेंगे, जो दिखेंगे वो बिकेंगे। सर एक्टिंग से एक और क्वेश्चन मेरा, फिटनेस कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है फिटनेस। हेल्थ इज़ वेल्थ। शरीर आपका अच्छा है, एक है बाहरी खूबसूरती और एक है अंदरूनी खूबसूरती। अंदरूनी खूबसूरती। और बाहरी खूबसूरती इसलिए ज़रूरी है कि जितने आप आज क्या है, स्क्रीन पर अच्छी चेहरे को सब देखना चाहते हैं, अच्छे लुक्स को देखना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी का अगर चेहरा ख़राब है तो उसको देखना नहीं चाहते हैं। लोग देखते हैं उनको भी, कोई मोटा भी है, कोई पतला भी, हर तरीके का किरदार लोग निभाते हैं। कई लोग किरदार तो ऐसे भी हैं जो हैं तो बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद वो मेकअप करके अपने आप को बदसूरत बनाते हैं और फिर एक्टिंग करते हैं। वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। लेकिन कहते हैं नेचर सबसे खूबसूरत होता है, और जो नेचुरल होता है उसको कोई बदल नहीं सकता। और नेचर सब पसंद करते हैं। हर इंसान नेचुरल चीज़ों को पसंद करता है, नेचुरल खाना पसंद करता है, नेचुरल हरे पत्तों, हरी चीज़ों को या नेचर को हर इंसान पसंद करता है। और इमोशंस जितना नेचुरल होता है उतना लोग पसंद करते हैं। अगर नेचुरल हंसी आएगी तो लोग उसके साथ हंस देंगे, नेचुरल अगर रोना आएगा तो आप रो देंगे। क्या आप इमोशनल हैं? बिल्कुल। अगर एक एक्टर इमोशनल नहीं होगा तो इमोशन इनैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके। अगर अभी आपको ऑन द स्पॉट बोला जाए कि जैसे आप बोले कि अगर आप दुखी हो तो आपको कॉमेडी करनी पड़ सकती है, अगर आप खुश हो तो आपको रोना पड़ सकता है। सो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जो बोलते हैं कि बॉडी बना लो या फिर जिम शिम चले जाओ, या गुड लुक्स की वजह से हमको एक्टिंग, जिनको एक्टिंग नहीं आती लेकिन फिर भी वो आजकल काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? ये है कि देखो, शरीर पे काम करना, गुड लुक्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने खूबसूरत आप स्क्रीन पे दिखेंगे उतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी। लड़कों के लिए लड़कियां फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाती हैं, लड़कियों के लिए लड़के फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं। लेकिन ये फ़ैन फॉलोइंग अगर आप एक्टर अच्छे नहीं हैं, परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, अपनी लाइंस को सही तरीके से डिलीवर करके नहीं जाएंगे, तो वो थोड़े दिनों के बाद वो आपको छाप छोड़ के नहीं जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो एज एन एक्टर आपको नेचुरल होना, अपने 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 आप को पॉलिश करते रहना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ट्रेनिंग लेकर के इंस्टीट्यूट से आ सकते हैं। अगर नहीं आप जा रहे हैं तो आप सिनेमा देखिए, फिल्म्स देखिए, आप अपने को एक्टर्स को देखिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी को देखिए, वो कैसे कर रहे हैं, जो सीनियर हैं उनसे ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है जी। और उस पर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो निरंतर अपने ऊपर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि जितनी भी नई जनरेशन है उनको दे मस्ट लर्न, सीखना चाहिए। सर इसी को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे बॉडी बनाने से, स्टेरॉइड लेने से लोगों की बॉडी ख़राब हो जाती है। टचवुड आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि आप बॉडी बनाने के शौकीन है। नॉर्मल बॉडी है आपकी, जैसा दिख रहा है वो। तो आपको क्या आजकल के जो, वही मेरा सेम क्वेश्चन है कि जो बॉडी बना लेते हैं, वो बोलते हैं स्टेरॉइड ले लेते हैं, उनकी बॉडी बाद में ख़राब हो जाती है, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज? अगर उनको एक्टिंग करनी है तो क्या ये सब केमिकल खाना, ये सब बॉडी बिल्डिंग के पाउडर खाना, ये सब ज़रूरी है? मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे साथ कई मैंने कलीग, जवान, अपना यंगस्टर्स जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ काम किया है और मैंने उनसे कई बार डिस्कशन भी किया है। तो मैंने अपनी तरफ से समझाने की कुछ लोगों को कोशिश भी की, भी अपने क्राफ्ट पे काम करो जी। ये जो बॉडी, ये लुक करके तो नहीं, ये लंबी रेस के घोड़े नहीं होगे तुम। ये कुछ समय के बाद ढल जाएगा जी। तुम्हें अगर रेगुलर काम करना है तो अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा जी। क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हो वहाँ कैमरा ऑन होता है। अगर आप एक्टर अच्छे नहीं हो, आपने डायलॉग्स सही तरीके से परफॉर्म नहीं किए, तो डायरेक्टर कट बोल के रीशूट करेगा।
इतना टाइम नहीं है आज के समय में डायरेक्टर्स के पास, क्योंकि डेली सोप का जैसे टीवी के ऊपर की खास बात करता हूँ कि रोज का फुटेज का प्रेशर रहता है कि उनको 25 मिनट 30 मिनट उनको डिलीवरी करनी होती है। अगर एक्टर वहाँ पे लाइन्स अगर स्ट्रेट बगैर इमोशन के बोल के चला जाएगा, लाइन तो रट के आ जाओगे, तुम बोल दोगे, लेकिन उसके अंदर इमोशन नहीं होगा, तो वो कैसे कैन करेगा उसको? तो उसको रीशूट करना पड़ेगा। तो कहेगा यार एक्टर अच्छा नहीं है, इसके लुक्स को मैं क्या करूं? तो उसको उसके साथ दोबारा 3-4 शॉट अगर टेक लेने पड़े तो वो एक इमेज बन जाएगी कि ये एक्टर अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट जो उसका शो होगा या नेक्स्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा वो नहीं कास्ट करेंगे आपको, दे विल नॉट रिपीट यू। अगर वो रिपीट नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। आप कितना मानते हो कि इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी चलती है? जैसे आपने बोला कि आपने अगर अच्छी एक्टिंग नहीं की तो आपको नेक्स्ट में कास्ट नहीं करेंगे, तो ये नहीं करते, ये फैक्ट है। अच्छा, अगर आप एक सेट पे जब काम करते हैं 150-200 लोग वहां देख रहे होते हैं जी, मुझे तो कितने ही स्पॉट दादाओं ने रिकमेंड कर दिया है, मेकअप दादा ने रिकमेंड कर दिया कुछ शोज के लिए कि उनको ले लो सर, अच्छे हैं, उनको बढ़िया है, कोऑपरेटिव भी है। नेचर बहुत अच्छा होना जरूरी है। एज एन एक्टर अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, नेचर आपका अच्छा है, तो लोग आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है और आप एक्ट भी अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर पता है मैं बोला, अरे यार टाइम खराब करें, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, 12 घंटे उनकी ड्यूटी है। लाइट वाला लाइट पकड़ के खड़ा है, ये 10 टेक ले रहा है सामने वाला, तो कहेगा यार क्या पका रहा है, ये बैकग्राउंड में चलता है जी। और फिर कहाँ वो आपको आगे रिकमेंड करेगा? कभी रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये मैंने इसलिए कहा, सीखते रहना और अपने ऊपर काम करते रहना, पॉलिश होते रहना बहुत जरूरी है। मतलब स्लो एंड स्टडी। स्लो करो या फास्ट करो, या तो पूरी तरह से ट्रेनिंग ले लो फिर आ जाओ, और अगर नहीं है दोनों को साथ साथ करना है, लेकिन जब मौका मिल रहा है तो फिर सीखो। अगर सेट पे रह के कोई सिखा रहा है तो फिर उसको सुनो समझो। कईयों के अंदर तो ये मादा ही नहीं है। अगर आप उन्हें समझाने लग जाएंगे ना कि यार लाइन थोड़ा सा ऐसे कर लेगा, तो ऐसे लुक देते हैं कि आप मुझे क्या सिखा रहे हैं, मैं तो लीड हूँ शो का, तो फिर उनको बताने का मौका, मतलब हमें लगता है कि छोड़ दो, मत बताओ। तो सर जैसे आपने बताया कि एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, यंगस्टर अगर हो उनको अपने बॉडी पे काम करना चाहिए, अपनी सोच पे बेसिकली काम करना चाहिए कि स्लो चाहे आगे बढ़े, लेकिन सीख के अगर आएंगे तो अच्छे से आगे बढ़ अच्छे से पाएंगे। आगे बढ़। सर लेकिन आजकल जो यंगस्टर सीखते हैं, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी होते हैं। बहुत बहुत होते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी कोई आपको काम मिला हो और उसके पैसे ना मिले हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि काम किया और पैसे ना दिए हों, और जिसने मेरा पैसा रोका है मैंने उसके हलक में हाथ डाल के निकाल लिया है। अच्छा। तो बट ऐसा होता है कि लोग काम करा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स जो आज एस्पायरिंग हैं, जिनको काम करना है, अगर कोई भी शख्स काम दिलाने के नाम पर अगर आपसे पैसा मांग रहा है तो आप समझ लीजिए वो फ्रॉड है, वो आपको काम नहीं दिलाने वाला। हाँ, काम जब हो जाए उसी काम में से वो कमीशन कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, वो 10%, 20%, 15% या 25% जो भी उनका एक आपस में डील होती है वो लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ फाइन। लेकिन काम दिलवाने से पहले अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है तो वो टोटल फ्रॉड है। प्लीज़ उस चक्कर में कभी मत फंसना। तो यंगस्टर आप भी ध्यान रखें कि आपको इंडस्ट्री में कोई काम दिलाने के लिए अगर आपको बोलता है कि हमको पैसे चाहिए, हम आपको यहाँ पे काम दिलवाएंगे, वहाँ पे काम दिलाएंगे, तो प्लीज़ उसके पीछे मत लगिए, क्योंकि जैसा कि नवीन जी ने बताया कि वो बिल्कुल फ्रॉड है। 100%। ऐसा काम पैसे लेके कोई काम नहीं दिलवा सकता है, इससे आप बचिए। और नवीन जी के साथ जो हमने आज बातें की हैं उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके शेयर कीजिए, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नवीन सैनी जी, जिनके साथ हमको बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल।